तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो ऐसी खबर है जिसके इंतजार में करोड़ों लोग वेट कर रहे थे और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई और एटीएम की इंटीग्रेशन की, जहाँ पर ऐसे एटीएम सभी फंक्शनल इंडिया में होना शुरू हो जाएंगे जो कि यूपीआई को यूज करते हुए आपको कैश विड्रॉवल की फैसिलिटी देंगे कार्डलेस तरीके से। और इसका पहला एटीएम रेडी भी हो गया है, जहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि वो अपने ऐसे इंटरऑपरेबल कार्ड कैशलेस पेटीएम जो है, अपने ऐसे इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल एटीएम्स जो है धीरे धीरे इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कुछ समय पहले वैसे परमिशंस दे दी थी बैंक्स को ऐसी सर्विसेज बनाने के लिए जो लोगों को एटीएम्स के थ्रू पैसे निकालने में मदद करेगी। आप सब जानते हो कि अगर यूपीआई के बारे में हम थोड़ा सा भी सोचे तो जहां पर जैसे हम अभी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो तो तुरंत हमें नोटिफिकेशन आ जाता है पेमेंट करने के लिए यूपीआई एप्स का। इसके अलावा कहीं पे कभी कभी क्यूआर कोड जो हम स्कैन करते हैं वो तुरंत यूपीआई ऐप के अंदर अमाउंट के साथ में दिखने लगता है। तो ये सारे इंटीग्रेशन यूपीआई के अंदर ऑलरेडी है, तो ज्यादा मुश्किल बात थी नहीं कि एटीएम्स के साथ में भी इंटीग्रेशन किया जा सके, ताकि नॉर्मली जब आप क्यूआर कोड अगर एटीएम में से स्कैन करो तो अपना पेमेंट जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में से निकाल कर उसको एज कैश विड्रॉ कर सको। तो ये बात जो है बैंक ऑफ बड़ौदा करना शुरू कर देगा और ऑब्वियसली धीरे धीरे हमें देश भर के कई सारे एटीएम्स के अंदर ये चीज इजीली होते हुए नजर आएगी, जो अपने आप में आप कह सकते हो एक कार्डलेस सोसाइटी, जो कार्डलेस जो 1950s एंड 1960s की टेक्नोलॉजी है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की एक तरफ बढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पर अगर हम मैंडेट्स की बात करें, क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, डेबिट कार्ड्स की बात करें, सब कुछ यूपीआई के ऊपर चलना शुरू हो गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिगो से, जो इंडिया का लार्जेस्ट कैरियर है और इनकी के बारे में एक खबर ऐसी आ रही है कि ये पोटेंशियली अब तक की सबसे बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट ऑर्डर डील क्लोज करेंगे 500 नैरो बॉडी एयरबस E320 एयरक्राफ्ट खरीद कर एयरबस से। तो दोस्तों आप जानते हो कि जो अभी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो एयर इंडिया की तरफ से है 470 जेट्स का। और ऐसी खबरें दोस्तों उसी समय पे आना शुरू होगी कि इंडिगो भी नेगोशिएट कर रही है 500 जेट्स के लिए। अब ये ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली लाइकली जो है, अब ये ऑर्डर जो है मोस्ट प्रोबेबली इस साल में ही प्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 रिकॉर्ड नंबर ऑफ प्लेन्स ऑर्डर जो है वो इंडिया में से होंगे। अब ये जरूरी इसलिए है कि एयरबस बोइंग दोनों कंपनीज को समझ में आएगा कि इंडिया जो है कितना बड़ा मार्केट है। हालांकि बोइंग टाटा के साथ में टाई अप करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एयरबस के R&D फैसिलिटीज बेंगलुरु में है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर उन्होंने कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इन ऑर्डर्स को देखते हुए मोर देन 1000 प्लेन्स के ऑर्डर्स देखते हुए ये ईजिली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे और ग्लोबल लेवल पे इंडियन एविएशन का पोटेंशियल आगे जाकर क्या होगा ये बात वो डिस्क्राइब करेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से, जिन्होंने एक नया मिशन शुरू किया है जो कि डायरेक्टली रेलवे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपने 50 रेलवे स्टेशन के ऊपर वो पीएम जन औषधि केंद्र बनाने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर इनिशियली जो है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, काशीपुर रेलवे स्टेशन जो है वहां पर ये चीज की जाएगी। अब जो लोग नहीं जानते जन औषधि केंद्र क्या होता है, तो यहाँ पर जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है, कई सारी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जो होती है वो काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर सरकार बेचती है। यहाँ पर ये मेडिकल्स स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके काम में आते हैं और रेलवे स्टेशन के ऊपर ये फार्मेसी सेटअप करने का डिसीजन लिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी चीजों के बारे में भी सोचा गया है, जैसे कि जो आधार कार्ड वगैरह केंद्र होते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं स्टेशन के ऊपर। बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज रेलवे स्टेशन के ऊपर देने की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन अभी जन औषधि केंद्र अप्रूव है, बाकी चीजें प्लानिंग में है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड, जहां पर 15,000 करोड़ रुपीस का एक और नया प्लान इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जो लोग ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, अभी बिजली जो है रिन्यूएबल एनर्जीज के जरिए सोलर, विंड वगैरह वो ऑन डिमांड नहीं बन सकती, क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कोयला, न्यूक्लियर जो है अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अंदर फ्यूल की मात्रा कम ज़्यादा करके, लेकिन जब रात का समय होता है, अगर रिन्यूएबल नहीं है तो उसको यूज़ करना है, तो क्लीन करना है, तो बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हज़ारों मेगावाट आवर्स की कैपेसिटी के बड़े बड़े एकड़ों बड़े बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है बिजली को स्टोर करने के लिए। और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी इंडिया में बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर फंक्शनल है, और यही चीज और इंडिया में प्रमोट करने के लिए ये 15,000 करोड़ की PLI गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है महीने भर के अंदर। अब तक अनाउंस नहीं हुई है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 2B से, जिसका कार डिपो का काम अप्रोक्सीमेटली 70% कंप्लीट हो गया है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये काम अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। एट द सेम टाइम मुंबई मेट्रो लाइन 3 का कार शेड जो है वो भी बहुत
ज़्यादा बड़े प्रोग्रेस पर। इनफैक्ट दोस्तों जो नई आई हुई ट्रेन है मुंबई मेट्रो लाइन 3 की, वो डेपो में कुछ हद तक पार्क होना शुरू हुई है, सारी नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि मुंबई मेट्रो की जो एक्सिस्टिंग लाइन्स के बाद वाली जो लाइन्स है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है लाइन को फंक्शनल बनाने के लिए वो कंप्लीशन के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। और आने वाले 3 से 4 साल में हमें और मेट्रो लाइन्स ओपन होते हुए नजर आएगी मुंबई के अभी एग्जिस्टिंग 3 लाइन्स को छोड़ के। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो से, जिन्होंने ये कहा है कि 2027 तक वो अपने अगले कॉरिडोर या जो IT कॉरिडोर है उसके अंदर के सर्विसेज को शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये बस बेसिकली एक अपडेट है, जब 116 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट 2 जो 61,843 करोड़ रुपए की कीमत से बन रहा है उसके अंदर ये काम करेंगे। जब नेहरू नगर, कच्चाडुबड़ी, पेरुनगुड़ी, तोरेपक्कम, मिट्टुकप्पम, PTC कॉलोनी, ऐसे अलग अलग स्टेशन जो इंपॉर्टेंट है और कोस्टल चेन्नई में से गुजरते हैं, इनको कनेक्ट करने का काम ये रेल लाइन करेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से, जिन्होंने कहा है कि वो प्लान अब सामने रखते हैं अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 5 लाख यूनिट से लेके 2 मिलियन यूनिट्स पर फैक्ट्री तक बढ़ाने के लिए साल 2023 ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री है। अब दोस्तों ऑब्वियसली एक साथ जो है पूरी की पूरी फैक्ट्री को ओपन नहीं कर दिया गया था फुल स्केल प्रोडक्शन के हिसाब से, स्कूटर की जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे फेजेस में प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। और यहीं पर अभी जो है आप जानते हो ओला इलेक्ट्रिक दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, तो ऑब्वियसली ये जरूरी है कि इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए और अकॉर्डिंगली इन्होंने प्लान्स रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो ओला इलेक्ट्रिक के आउटलेट्स है या जो इनको इन लोग एक्सपीरियंस सेंटर्स बोलते हैं उसका आंकड़ा जो है 600 से 1000 बढ़ जाएगा इस साल अगस्त तक। और इनफैक्ट मैंने भी मल्टीपल आउटलेट्स का इनॉग्रेशन होते हुए देखा है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ही। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है तेलंगाना से, जहां पर जो एक्सपोर्ट्स इनके IT फील्ड के अंदर है वो रिकॉर्ड पे पहुंचे हैं 2,41,275 करोड़ रुपीज के, और ये था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो जो ईयर ऑन ग्रोथ इसके सबसे निकल आता है वो है 31.44%, जो अपने आप में इनक्रेडिबल है। और दोस्तों ये इस टाइम में हुआ था जब IT इंडस्ट्री थोड़ी स्टॉल हो गई थी USA के अंदर हो रही चीज़ों की वजह से। साथ साथ 2,90,000 न्यू IT जॉब्स इसकी वजह से इंडिया में आई, स्पेसिफिकली तेलंगाना स्टेट के अंदर ऐसा कहा गया है। और एक्सपोर्ट वैल्यू तेलंगाना की 57-58 करोड़ रुपीज़ से बढ़ी, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और तेलंगाना ये रिमार्केबल फीट अचीव करने में सक्सेसफुल रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है आसाम से, जहाँ पर कई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है टोटल 1091 करोड़ रुपए के वैल्यू के साथ में, जो कि दरांग एरिया के अंदर आते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले गया गया है 4 लेन मंगलदाई बाईपास रोड के लिए, 147 किलोमीटर दूसरे रोड्स के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। एक स्कूल बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाएगी और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आप कह सकते हो बेसिक फाउंडेशनल लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है अगर बाईपास को छोड़ दे तो ये सारे यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, जो ऑब्वियसली इस एरिया के डेवलपमेंट में मदद करेगी। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो विजय पूछते हैं व्हाई इंडिया डू नॉट हैव ट्रक्स लाइक यूरोप एंड अमेरिका। तो देखो यार, यूरोप एंड अमेरिका के अंदर ना अगर हम देखें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह तो वो बहुत कम है, और वो इतनी कम है क्योंकि वहाँ के रोड नेटवर्क, यहाँ पे ट्रेन नेटवर्क, वहाँ पे जो आप कह सकते हो एग्जिस्टिंग ट्रकिंग का सिस्टम है, जो ट्रकर्स को खाली नहीं बैठना पड़ता, ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाए गए हैं जो अभी हमारे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में आए हैं। ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक्स को बहुत सस्ता बनाती है। हमारे यहाँ पे ट्रक्स वाले जो है कई बार खाली भी बैठे होते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है इन दी एंड कि लॉजिस्टिक्स महंगा है, जबकि ट्रकिंग हमारे यहाँ पर इतनी भी सस्ती या प्रॉफिटेबल नहीं है। अब दोस्तों यूरोप के अंदर ये चीज़ें होने की वजह से ट्रकिंग के अंदर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहती है। यानी कि वहाँ पर चाहे वो 8 घंटे ही काम करने का रूल हो, वहाँ पर ट्रक्स के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी हो, वहाँ पर चीज़ें जो है वो एक बेसिक लेवल मेंटेन करना ज़रूरी हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इस वजह से ट्रक्स जो है वो एक लेवल पर ऐसे दिखते हैं जो इंडिया के अंदर दिखते नहीं है। अब इंडिया के अंदर ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स महंगे खराब रोड्स की वजह से, इसके बाद में ट्रक्स महंगे हैं, यहाँ पे जो है फ्यूल महंगा है और कई दूसरी चीज़ों की वजह से लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब इसके अंदर अगर गवर्नमेंट यूरोप अमेरिका लेवल के डायरेक्टली यहाँ पे रूल्स ले आती है, 8 घंटा काम करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ट्रक्स ऐसे ही सेफ्टी वाले चाहिए, तो लॉजिस्टिक्स और ज़्यादा महंगी बन जाएगी। और इसके वजह से होगा ये कि जो कई सारे बिजनेसेस है उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। अब गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना तो रही है, लेकिन जैसे जैसे हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी वैसे वैसे ही हमको ये चीज़ देखने मिलेगी कि ट्रकिंग के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन सेफ्टी के सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तब तक जो है डायरेक्टली ऐसे कोई मेगा चेंज देखने नहीं मिलेगा। इट्स लाइक बारिश गिरने के पहले आप 4 छतरियाँ लेके घूम रहे हो, वैसे वाली सिचुएशन होने के चांसेस है। अब ऑब्वियसली अनसेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के बारे में सोचती है। एट द सेम टाइम हमारे देश के अंदर जो कंपनीज भी है, चाहे वो टाटा हो या फिर जो भी महिंद्रा या जो भी बड़ी बड़ी ट्रक्स बनने वाली कंपनीज हो, ये कहीं ना कहीं पर आज भी उसी मॉडल पर चल रही है जहाँ पर जो 1950-60s में आए हुए मॉडल्स है उनको हर थोड़े बहुत अपग्रेड के साथ में लॉन्च कर दिया जाता है। इसकी वजह से कई सारे ब्रांड न्यू ट्रक्स भी अगर आप देखें ट्रक बॉडी बिल्डर्स के दुकानों के अंदर तो वही दिखते हैं जो हमें बचपन से नजर आने लगे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये ट्रक कंपनी
कंपनीज जो है वो चैसिस बेचकर जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि बॉडी के साथ में अगर वो बेचे, कैब के साथ में अगर वो ट्रक्स को बेचे, वो बहुत महंगा हो जाता है और सारी कंपनीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। जनरली जो बड़े बड़े फ्लीट बायर्स होते हैं वही वैसे ट्रक्स को अफोर्ड कर पाते हैं। ये भी कुछ दूसरे रीजन है कि वो ट्रक्स ऐसे दिखते नहीं है जैसे यूरोप अमेरिका के अंदर दिखते हैं। वैसे और कई रीजन से मैं भी डेडिकेट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन करेंटली यही है इसका आंसर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ है सबमिट करने के लिए, अगर आपके लोकल एरिया की, तो आप मुझे नीचे एक फॉर्म के लिंक में से वो सबमिट कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट होते हो न्यू न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। हम 5 लाख के बहुत करीब है और मिलेंगे अगले वीडियो में।